1935 का एक्ट लागू हो गया 2 अगस्त से। और फिर इसके बाद 37 में चुनाव हुए, सॉरी 36 में, 1935 के एक्ट के बेस पर कांग्रेस की सरकारें बनी प्रांतों में। लगभग 9 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने हार गई चुनाव, रिजेक्ट कर दिया लोगों ने मुस्लिम लीग को। अब मुस्लिम लीग बड़े परेशानी में थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वो चुनाव लड़ रही थी। और फिर हुआ ये कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे उनमें भी चुनाव हार गई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, और इवन सिंध में कांग्रेस ने सरकार बनाई। सॉरी, पंजाब में कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनी। लियाकत हुसैन की कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार बनी। कुल मिला के ये था कि दो, बल्कि एक ही जगह पर केवल पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बन पाई। 11 प्रांतों में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज काम कर रही थीं 1935 के एक्ट के आधार पर। लेकिन इसी समय, अब ये चलता रहा 1939 तक, 1939 तक, हमें इस बीच में कुछ नहीं करना है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने कंस्ट्रक्टिव वर्क किया। जो कांग्रेस का करने का काम था, या जो गांधी जी का एजेंडा था, उसको उन्होंने लागू किया। और अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री भी बने। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले बने थे उस समय ही, चुनाव जीत के कांग्रेस के ही मंत्री थे। खैर, वहां हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो मुद्दा नहीं। कहानी शुरू होती है यहां से। सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी फाइनली, और भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, बिना भारतीय लोगों से पूछे या बिना भारतीय मंत्रियों से पूछे। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो कांग्रेस के लोग थे या कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने इसका अपोज किया। उन्होंने ये कहा कि आपने हम लोगों से पूछे बिना भारत को कैसे शामिल कर लिया युद्ध में। कम से कम हम लोगों की सहमति लेनी चाहिए, या युद्ध के ऊपर ही चर्चा कर लेनी चाहिए कि आप युद्ध लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, किसके खिलाफ लड़ रहे हो। जैसे इंग्लैंड का कहना था, ब्रिटेन का कहना था कि देवर फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी। वो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में यही कह के अपनी बात रखी कि वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ रहे हैं, नाजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है। तो फिर कांग्रेस ने ये पूछा कि आप भारत में लोकतंत्र कब लेके आएंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, बट व्हेन यू आर इम्प्लीमेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया, यू आर ऑल्सो इंपीरियलिस्ट पावर। आप तो साम्राज्यवादी शक्ति हैं, भारत को आपने गुलाम बनाया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि यू आर फाइटिंग फॉर द डेमोक्रेसी। बल्कि सच तो यह है कि आप भी और नाजी भी, यानी जर्मनी भी, जर्मनी और इटली या जो भी नाजी ताकतें हैं, वो दोनों ही इंपेरियलिस्ट हैं, दोनों ही साम्राज्यवादी हैं। आप आपस में लड़ रहे हो, हमारा तो आपसे कोई मतलब ही नहीं। आपने हमें जबरदस्ती शामिल कर लिया युद्ध में। अब कांग्रेस के जो मिनिस्ट्रीज थी वो सरकार से ये सवाल कर रही थी। सरकार इसको लेकर कोई जवाब नहीं दे रही थी। इस समय वायसरॉय लिनलिथ गो थे, जो यही थे अभी मार्कस लिनलिथ गो जो हमने पीछे चर्चा की। इसके बाद इन्हें वायसरॉय बना के भारत में भेज दिया गया था। अब एक सिचुएशन ये थी कि सरकार को सहयोग लेना था भारतीय मंत्रियों से, जो कि प्रांतों में सरकारें चला रहे थे, क्योंकि सरकार इनके बिना लड़ नहीं सकती थी युद्ध। प्रांतों का सहयोग चाहिए था अंग्रेज सरकार को। और कांग्रेस के लोग लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि भाई आप क्यों लड़ रहे हो,
विलिलित गो ने ये कहा कि देखो अभी हमारे सामने युद्ध का संकट है, हम अभी आपको कोई जवाब इसके बारे में नहीं दे सकते कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा तो हम भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकते अभी, जब आपका जवाब मिल जाएगा तब हम आपको सपोर्ट करेंगे। फाइनली ये बहस कांग्रेस के और सरकार के बीच में चलती रही, सितंबर 1939 से लेकर और अगस्त 1940 तक। अगस्त 1940 में जब नाजी जर्मनी ने इन एक सालों के बीच में लगभग नाजी जर्मनी ने ब्रिटेन को खूब पीटा, फ्रांस को जीत लिया, फ्रांस हार गया, फ्रांस की सरकार ने घुटने टेक दिए हिटलर के आगे, फ्रांस के ऊपर हिटलर का कब्जा हो गया और ब्रिटेन के ऊपर लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे जर्मन प्लेन्स। ऐसा लग ही रहा था कि ब्रिटेन भी हार जाएगा। इस सिचुएशन में और उधर जापान भी शामिल हो गया जर्मनी के साथ में मिलके, और जापान लगातार ईस्ट एशिया में, चाइना पे ऊपर ऊपर तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया था, ऊपर से ईस्ट एशिया में भी वो कब्जा करते हुए भारत की ओर बढ़ रहे थे। अब संकट दो दो तरीके से था। एक तरफ तो ब्रिटेन के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, कभी भी कोलैप्स हो सकती थी ब्रिटेन की सरकार हिटलर के सामने। ऊपर से भारत के ऊपर कभी भी कब्जा कर सकता था जापान, यहां सिंगापुर तक वो लोग आ गए थे। इस स्थिति में अब सरकारों का, प्रांतीय सरकारों का जो सहयोग था वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया सरकार के लिए। तो वॉयसरॉय लिनलिथ गो को ऑर्डर आया वहां से, इंग्लैंड से, कि आप कैसे भी करो कांग्रेस के लोगों से बात करो और इनका सहयोग लो। इसको अगस्त ऑफर कहते हैं। वॉयसरॉय लिनलिथ गो ने 1940 में कांग्रेस के लोगों के साथ बातचीत की और इसको अगस्त ऑफर कहते हैं। इससे पहले ही कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी वो रिजाइन कर चुकी थी 15 नवंबर 1939 को। जब सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया तो कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, मास इस्तीफा दिए गए, और 15 नवंबर 1939 को प्रांतों में सरकारें गिर गईं, कांग्रेस ने प्रांतों में सरकारें छोड़ दी। मुस्लिम लीग का मजा आ गया, उनको चाहिए ही था कि कांग्रेस भाग जाए यहां से, तो उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। डॉक्टर अंबेडकर भी उनके साथ मिल गए थे, मुस्लिम लीग के साथ उस समय, उन्होंने भी मुक्ति दिवस कहा इसे, कि कांग्रेस से मुक्त हुए हम लोग। और फाइनली मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा के साथ मिलकर प्रांतों में सरकारें बनाई अंग्रेजों को सहयोग देने के लिए, और अंग्रेजों को उन्होंने सहयोग प्रोवाइड किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कांग्रेस का सहयोग अभी नहीं था। इसी के बीच में यह अगस्त ऑफर आता है 1940 में सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये तो अगस्त ऑफर की भूमिका थी जो मैंने आपको बताई। अगस्त ऑफर से ही जो इंसिडेंट है वो शुरू हो जाती हैं फ्रीडम की तरफ वाली। ठीक है, अब इसमें यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है सबको, समझ में? अच्छा, इसी बीच में एक चीज और हुई, एक घटना और घटी। कांग्रेस भी कोई स्टैंड अपना लेने में समर्थ नहीं हो पा रही थी कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे। कुछ कांग्रेसी ये चाहते थे कि सरकार को सहयोग किया जाए, इवन गांधी भी, उनका स्टैंड था कि सरकार के साथ सपोर्ट किया जाना चाहिए, और वो इसलिए किया जाना चाहिए कि इस समय ब्रिटेन एक तानाशाही खतरे के खिलाफ, नाजी खतरे के खिलाफ लड़ रहा था, जो कि दुनिया में सबसे विभीषिका थी। नाजिज्म को गांधी सबसे खराब फॉर्म के तानाशाही के रूप में देखते थे, निकृष्ट टाइप की तानाशाही के रूप में, क्योंकि उसमें नस्लीय भेद भी छुपा हुआ था। इसलिए वो चाहते थे कि ब्रिटेन टूटे ना, या ब्रिटेन कमजोर ना पड़े। अगर ब्रिटेन कमजोर पड़ गया तो सारी दुनिया पर नाजिज्म का राज होगा, और ये स्वतंत्रता की संभावना को ही खत्म कर देगा, स्वाधीनता की, फिर कभी कोई स्वतंत्र ही नहीं हो पाएगा। जैसे इस समय अगर हम लोग इस हिंदू चौवनिज्म के सामने अगर आप घुटने टेकोगे ना तो आप कभी आजाद नहीं रह पाओगे, फैक्ट है ये।
गुलाम बना देंगे लोग, क्योंकि ये उसी टाइप की तानाशाही है, नाजिज्म टाइप की ये तानाशाही है। दैट इज अ डिक्टेटरशिप लाइक फासिज्म। अगर आप इनको, और क्योंकि इन लोगों के जो फोर फादर्स थे वो वही थे जो इंग्लैंड, यहाँ ब्रिटेन में, सॉरी, इटली में और जर्मनी में रह के ट्रेंड होके आए थे। उन्हीं लोगों ने ही आरएसएस वगैरह भारत में बनाए। मुंजे, जिनका मैंने नाम लिया, 2 साल तक रहे एमएम मुंजे मुसोलिनी के पास। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से हिस्सा लेके आ रहे थे तो वो इंडिया ही नहीं आए, वो वहीं रुक गए। वहां रह के 2 साल तक उन्होंने ट्रेनिंग ली। और जैसे उनका ब्लैक शर्ट था वैसे ही उन्होंने काली टोपी के लोग यहाँ पे बनाए। काली टोपी वहीं से आई, उसी ब्लैक शर्ट मूवमेंट से आई, जो शुरू किया था मुसोलिनी ने इटली में 1937-38 में। तो गांधी ये चाहते थे कि ये सबसे विभीषिका वाला खतरा है तो ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए। नेहरू भी ये चाहते थे, हालांकि नेहरू का विचार थोड़ा अलग था। उनका मानना ये था कि दोनों इंपीरियलिस्ट हैं, दोनों ही साम्राज्यवादी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। तो ब्रिटेन को कम से कम हमें ये बताना चाहिए कि लड़ाई के बाद हमें वो क्या देंगे। क्या लड़ाई के बाद भारत में लोकतंत्र आएगा? तो फिर हम लोग साथ देते हैं उनका। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, चाहे वो कम्युनिस्ट थे इंडिया में, जो कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधारा के लोग थे, वो अंग्रेजों को सपोर्ट ही नहीं करना चाहते थे। वो ये कहते थे कि जर्मनी ठीक कर रहा है, अंग्रेजों की ठीक पिटाई हो रही है। और रीजन उसका ये था, रशिया। क्योंकि ये लोग हमेशा रशिया की तरफ झुके रहे, रशियन आइडियोलॉजी से प्रेरित थे, समाजवादी आइडियोलॉजी से प्रेरित थे जो कि रशिया में थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित थे। और हिटलर का और रशिया का पैक्ट हो गया था आपस में, गुप्त संधि हो गई थी दोनों की, स्टालिन की और हिटलर की, कि ना तो मैं तुम पे अटैक करूंगा, न तुम मुझ पे अटैक करना। हिटलर ने बड़ी चालाकी से अपने पूर्वी मोर्चे को सुरक्षित कर लिया था, लेकिन धोखा दे रहा था वो। क्योंकि नाजिज्म कभी भी विश्वास में रखने वाली विचारधारा नहीं है। वो कभी इस बात में यकीन नहीं रखती कि फेथ और कोई ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है पृथ्वी पर। वो कहते हैं माइट इज राइट, जैसा मौका मिले ऐसा करो। दुश्मन कभी दुश्मन नहीं होता और दोस्त कभी दोस्त नहीं होता। वो परिस्थितियों के हिसाब से दुश्मन और दोस्त होते हैं। आप इसी को देख सकते हैं बीजेपी की डिलॉजी में इस समय। वो अपने धुर विरोधी के साथ भी सरकार बना लेते हैं स्टेट में, अगर राज्य में उन्हें सरकार बनानी हो। जैसे जम्मू कश्मीर में उन्होंने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जो कि प्रो पाकिस्तानी पार्टी है। और वो सरकार बनाई और बाद में फिर उससे मुकर भी गए, उससे फिर बाहर भी हो गए। तो दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म। वो कभी किसी व्यवस्था में या किसी विचारधारा में यकीन करने वाले लोग नहीं होते। उनके हिसाब से केवल ये होता है कि सत्ता, माइट इज राइट, सत्ता जो है वो सर्वोपरि है। अगर आपके पास सत्ता है तो एवरीथिंग इज योर्स। वो चाहे सत्ता फिर आपको कैसे मिले, डजेंट मैटर। इसलिए वो सेम आइडियोलॉजी थी। कम्युनि उनका उनका पैक्ट हो गया हिटलर का स्टालिन के साथ में। और पूर्वी मोर्चे को सुरक्षित करके उसने पश्चिमी मोर्चे को पहले गिराया। फ्रांस और ब्रिटेन के ऊपर खूब अटैक किए। फ्रांस की हार हो गई। 1939 तक आते आते फ्रांस ने घुटने टेक दिए, ब्रिटेन घुटने टेकने ही वाला था। इसी बीच में उन्होंने एक मिसकैलकुलेशन कर दी हिटलर ने, और दैट वाज द ब्लंडर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और वो मिसकैलकुलेशन उसने ये कर दी कि 1940 में, 1940s 42 में, शायद 1942 में उसने रशिया पर अटैक कर दिया, पूर्वी मोर्चे को खोल दिया। जब उन्हें ये लगा हिटलर को कि अब ब्रिटेन के बस की कुछ रहा नहीं, ये पश्चिम से आपको अटैक नहीं कर सकते हैं, तो अब रशिया उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। क्योंकि नाजिज्म साम्यवाद का सबसे बड़ा दुश्मन था। हिटलर साम्यवाद को, कम्युनिज्म को अपने खिलाफ देखते थे, वो नाजिज्म के खिलाफ देखते थे। क्योंकि साम्यवाद इंटरनेशनल कम्युनिज्म की बात करता था, अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद की बात करता था। केवल रशियन कम्युनिज्म रशिया तक ही सीमित नहीं था, इट वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
इट वॉज द पार्ट ऑफ बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म, जिसको हिटलर अपने खिलाफ देखते थे। और वो इसको बहुत अच्छे से जानता था कि ये सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी विचारधारा से है तो साम्यवादी विचारधारा से है, इसलिए वो उसको समाप्त करना चाहते थे। स्टालिन तो हिटलर को धोखा दे रहा था और हिटलर स्टालिन को धोखा दे रहा था अपने समय में। दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। स्टालिन तो प्रिपरेशन कर रहा था वॉर की, क्योंकि वो जानता था कि एक ना एक दिन जर्मनी से लड़ना पड़ेगा, हिटलर से लड़ना पड़ेगा। लेकिन उस समय जर्मनी रशिया तैयार नहीं था, तो गुप्त संधि कर ली स्टालिन ने। सेम हिटलर भी सोच रहा था, क्योंकि वो उस समय दोनों मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो ये चाहते थे कि पहले पश्चिमी मोर्चे को गिरा दिया जाए और उसके बाद पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। 1942 में जब हिटलर को यह लगा कि अब पश्चिमी मोर्चा समाप्त हो गया है, केवल पूर्वी बचा है, उसने कुर्स्क अभियान की शुरुआत कर दी। कुर्स्क कैंपेन कहते हैं उसे। और इसी क्रम में रूस शामिल हो गया वर्ल्ड वॉर टू में। तो जैसे ही रशिया वर्ल्ड वॉर टू में शामिल हुआ, तो जितने भी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे इंडिया में, वो सब नाजिज्म के खिलाफ हो गए, जो कि पहले नाजिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि रशिया और हिटलर के बीच में एक पैक्ट था। और अब क्यों विरोध में हो गए? क्योंकि रशिया पे अटैक कर दिया हिटलर ने। तो इसलिए नेहरू, चाहे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, नाउ दे वर ऑल्सो इन फर्स्ट फेज या इन फर्स्ट हाफ, दे वर सपोर्टिंग द हिटलर एंड नाजिज्म आइडियोलॉजी, एंड दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। वो कहते थे इनको कोई सहयोगी नहीं करना। लेकिन 42 में बदल गए। अब वो खिलाफ हो गए नाजिज्म के, सुभाष को छोड़कर। लेकिन सुभाष चंद्र बोस उनके खिलाफ नहीं थे। वो तो भाग के वाके पहुंचे भी जर्मनी थे यहां से, जब जेल में थे। तो इस तरीके से कांग्रेस भी एक बटी हुई संस्था थी इस समय, कि क्या करे उसको भी एक क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी। लेकिन फाइनली गांधी और सुभाष के जो, सॉरी, गांधी और नेहरू के जो विचार थे, उन्हें एक्सेप्टेंस मिली कांग्रेस में। और यह निश्चय किया गया कि हम लोग वैचारिक रूप से तो साथ रहेंगे, अंग्रेजों को सहयोग करेंगे, कोई आंदोलन या ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। लेकिन सरकार को हमसे बातचीत करनी चाहिए कि वो युद्ध के बाद क्या करेंगे, आफ्टर द वॉर क्या होगा, आफ्टर द वॉर वो भारत को कैसे स्वतंत्र करेंगे या कैसे स्वाधीनता देंगे, कितने लेवल पर देंगे, इस बात के ऊपर चर्चा हो जाए। और इसी क्रम में अगस्त ऑफर 1940 में वायसरॉय लिनलिथ को द्वारा दिया गया। ठीक है।